तो जो आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो कौन सा हो गया आपका, चंद राजवंश। ठीक है, चंद राजवंश यानी कुमाऊं का एक इम्पोर्टेंट राजवंश जिसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, जब हम चंद राजवंश की बात करते हैं तो क्वेश्चन यही उठता है कि भैया कैसे शुरू होता है, कौन राजा थे, कहाँ से ये लोग आए थे। तो जब उत्तराखंड के जब हम राजवंशों की बात करते हैं, चाहे हम गढ़वाल में परमार वंश की बात करें या फिर कुमाऊं में चंद राजवंश की बात करें, तो इसमें ये लोग ऐसे थे कि बाहर से यहाँ पे आए थे। और कैसे कैसे आए, कौन कौन लोग थे, इसके बारे में बहुत सारे विचार हैं। अलग अलग राइटरों ने अलग अलग इसमें चीज कही है, तो हम उन सारी चीजों में नहीं जाएंगे। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। तो हम चंद राजवंश की जो बात करते हैं, चंद राजवंश की यहाँ पे स्थापना कैसे होती है, जो अधिक प्रचलित मत हमारा है। तो उस चंद राजवंश के बारे में ये कहा जाता है कि देखिए, जो उत्तराखंड में एक समय पर कत्यूरियों का अधिकार रहता है। किसका अधिकार रहता है? कत्यूरी राजवंश का अधिकार रहता है। तो जो शुरुआत के हम 3 वंश 14 शासकों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट शासक हुए, मजबूत शासक जिनको कहा जाता है। लेकिन उनके बाद धीरे धीरे कत्यूरी वंश का क्या होने लग गया, पतन होने लग गया। अब जैसे ही कत्यूरी वंश का पतन होने लगा तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े होने लग गए। यानी ये कत्यूरी राजवंश बहुत सारे भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जब तक शक्ति थी तब तक अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी क्षेत्र पे अधिकार कर सकते थे, लेकिन अब क्या हो गया, शक्ति कम हो गई, बहुत सारे वर्ग उदय हो गए। ऐसे में क्या होता है कि कत्यूरी लोग बंट जाते हैं। तो उन्हीं में से कत्यूरियों की एक शाखा आपके कहाँ पे, जो लोहा घाट के समीप स्थित हो जाती है और वहां पर अपना एक किला बना देती है, सुई का किला। कौन सा किला? सुई का किला। कहाँ था आपका? चंपावत वाले क्षेत्र में, लोहा घाट वाले क्षेत्र में। तो कत्यूरियों की जो एक शाखा, हम कौन सी, सुई, यहाँ पर जो शाखा शुरू हुई, तो यहाँ पर कत्यूरियों ने एक अपना राज स्थापित कर दिया, जिसको सुई का किला भी याद रख सकते हैं आप, चंपावत में। तो उनकी एक ब्रांच यानी कि एक शाखा यहाँ पर स्थापित हो गई। और इस ब्रांच में या इस शाखा में एक शासक हुआ जिसका नाम वीरदेव या ब्रह्मदेव मिलता है। कौन रहे? वीरदेव या फिर ब्रह्मदेव। इन्होंने यहाँ पर शासन कर रहे थे, यानी कत्यूरी की एक ब्रांच यहाँ पे हो गई। अब जाहिर सी बात है, जो शक्ति है वो कमजोर हो गई, तो बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा। तो जो यहाँ के खस लोग हैं, ये कत्यूरी लोग हैं, तो कहा जाता है कि लूटपाट बहुत ज्यादा मचा रहे थे। तो इसमें एक कहानी ये मिलती है कि भाई कुछ लोग यहाँ के जो परेशान हो गए थे इन लोगों से, इन लूट खसूट से आए दिन, तो ये लोग आपके कहाँ चले जाते हैं, यूपी साइड चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ, कन्नौज की तरफ चले जाते हैं और वहां से एक शासक को बुला लेके आते हैं। लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित मान्यता है वो ये है कि जो सोमचंद व्यक्ति यहाँ पर आया, यानी कि जिसने चंद वंश की स्थापना की, वो यहाँ पे कैसे आया और कैसे इस कत्यूरी राजवंश से संबंधित हुआ। कहा जाता है कि थोड़ा आध्यात्मिक ज्यादा था आपका। कौन? सोमचंद। ठीक है, सोमचंद की जो हम बात कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति रहता है। किसका उपासक रहता है? शिव का उपासक रहता है। कहते हैं कि इसको ज्योतिष वगैरह इन्होंने कहा होगा या आचार्य लोगों ने कहा होगा कि आप क्या कीजिए, उत्तर की यात्रा कीजिए, यानी कि बद्रीनाथ घूमने जाइए। तो कहते हैं कि भैया ये 27 लोगों के साथ घूमने आया आपके कहाँ, इन क्षेत्र में। अब जब यहाँ पे आया तो कहाँ से आता है ये? यहाँ पे आने के बाद तो ये राजवंश स्थापित कर रहा है, लेकिन आता कहाँ से है? तो कहा जाता है कि भैया प्रयाग के निकट एक जगह रही, कौन सी, झूसी या फिर प्रतिष्ठानपुर। कौन सी जगह? प्रतिष्ठानपुर। ठीक है, जो किसके निकट थी आपके? प्रयाग के निकट मानी जाती है या प्रयाग में मानी जाती है। यहां से ये व्यक्ति यहाँ आ गया। जब यहाँ पे आया, अपने साथ कुछ टीम लेके आया था, तो ब्रह्मदेव ने क्या देखा इसको कि भैया आचार विचार अच्छा है, अच्छा शासक लग रहा है, तो उसको बड़ा पसंद आ गया आपका सोमचंद। अब जब सोमचंद पसंद आ जाता है तो कहते हैं कि इसकी एक पुत्री रहती है, पुत्री का नाम चंपा। तो ये क्या करता है कि अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है, किससे?
सोमचंद से, यानी कि सोमचंद का विवाह कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की बेटी से होता है, चंपा से हो जाता है। इसका विवाह यहां पे हो गया। ठीक है, आया कहां से ये? झूसी प्रयाग के निकट से ये जगह कहते हैं। और यहां पर आपके कौन से चंदेल शासक हुआ करते थे। तो जब ये यहां पे आया तो विवाह हुआ। इसके जो ससुर जी रहे यानी कि ब्रह्मदेव कत्यूरी शासक, वो इसको कुछ जमीन दे देते हैं दहेज में। भगवान ऐसा ससुर सबको दे। इसको दहेज में मिल गई जमीन। ठीक है, कहां? वहीं चंपावत के पास में। अब दहेज में जमीन मिल गई, कुछ क्षेत्र इसको भावर का भी दे दिया, तो इसको दहेज में मिल गई जमीन। दहेज मिल गया भैया। तो इसने बोला कि वापस जाके क्या करना है? वापस जाएंगे तो वहां भैया राजा है, अभी मेरा नंबर आने वाला नहीं, क्यों ना यही करते हैं, यहीं अपना उद्योग लगाते हैं, काम धंधा यही शुरू करते हैं। तो इसको जो दहेज में जमीन मिली, उसी जमीन पर इसने अपना एक किला बना दिया। कौन सा किला? राजबुंगा, यानी कि बुंगा मतलब भी किला ही होता है, राजा का किला। तो इसने राजबुंगा किले का निर्माण कर दिया। कहां कर रहा है? चंपावत में, क्योंकि अभी ये चंपावत में ही। तो मतलब कि जो चंद वंश का संस्थापक हुआ वो किसे माना गया? सोमचंद को माना गया। तो सोमचंद, ये जो कथा मिलती है इसके अनुसार सोमचंद संस्थापक। और इसको संस्थापक मानने वाले व्यक्ति में कौन आ रहा है आपका? बद्रीदत्त पांडे। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी कहानियां मिल रही हैं कि भाई कई लोग अलग अलग कह रहे हैं। तो एक हर्षदेव जोशी, जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे भी इनके बारे में, हर्षदेव जोशी जी जो रहे, इन्होंने थोहर चंद को इस वंश का संस्थापक माना है। लेकिन जो ये कालक्रम देते हैं थोड़ा सा वो गड़बड़ मिलता है, इसलिए जो अधिक मान्यता है वो यही मान्यता है बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो माना जा रहा है। कौन है इस वंश के संस्थापक? सोमचंद। तो ये ऐसे ऐसे प्रयाग से यहाँ पे आया और दहेज मिली जमीन पर इसने अपना क्या कर दिया? किला बना दिया। अब खुद सोचिए कि भैया जब ये यहाँ पे आ रहा है तो लोग परेशान हैं, कत्यूरी लूट खसूट ज्यादा कर रहे हैं, खस ज्यादा हैं। तो जब आपको किसी नए क्षेत्र में जाना है, राज्य स्थापित करना है, तो इतना आसान बात नहीं होती। लगातार ये लूट खसूट वाली मामले यहाँ पे चल ही रहे थे। ठीक है, लेकिन होता है कि भैया जब कोई बाहर से आएगा तो जो वहां का लोकल होगा वो तो यही कहेगा भैया बाहर से आके यहाँ पे कैसे अपना राज्य स्थापित कर रहा है। विरोध तो होगा, जाहिर सी बात है, इसका विरोध भी होगा। तो इसका विरोध क्या हुआ कि इसका विरोध करने वाला कौन रहता है? दूनाकोट का रावत राजा। दूनाकोट का रावत राजा ये इसका क्या करेगा? विरोध करेगा। कहेगा ना भैया हम नहीं थे क्या, हम भी तो कमा रहे थे, हमसे करा लेते शादी, नहीं करवाई इससे। तो यानी कि सोमचंद को जो विरोध मिला, किसका मिला? दूनाकोट के राजा रावत राजा से इसको विरोध मिलता है। इसका युद्ध होता है। कौन सा? दूनाकोट का युद्ध। पूछा जा सकता है किससे? सोमचंद के टाइम पे हुआ। तो इससे युद्ध होता है और इसको ये हरा देता है। अब कैसे हराता है? ठीक है, उसके लिए थोड़ा कंडीशन है, क्योंकि आप जब नई जगह जा रहे हो तो आपको काफी चीजें करनी पड़ेगी। आसान नहीं होता किसी नई जगह पे जाके अपने उद्योगों को स्टैब्लिश करना। उसके लिए इसने क्या किया कि उसने यहाँ पर स्थानीय लोगों की थोड़ी बहुत मदद लेनी शुरू की, उनको अधिकार देने शुरू किए। और जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो इसका सेनापति, यानी कि इस युद्ध में जो इसने मदद की थी जिसने, उसका नाम रहता है कालू तड़ागी, यानी कि इसका सेनापति रहा होगा। इस कालू तड़ागी ने किसकी मदद की थी? सोमचंद की मदद की थी इस रावत राजा को हराने के लिए, यानी खस राजा को हराने के लिए। कहाँ का? दूनाकोट का, वहीं आसपास का एरिया। तो अब उसने क्या कहा कि भैया ये ऐसे हमले तो बार बार होते रहेंगे, बार बार नया नया बोल के मेरे पे अटैक करते रहेंगे। अब क्या करता हूं, जो इसका किला था ना, उस किले का जो शेप था वो ऐसा अंडे आकार का शेप रहता है, अंडाकार शेप रहता है राजबुंगा किले का। बोले ऐसे हमले बार बार होते रहेंगे, क्या करो? किले की सुरक्षा करो। यानी कि इसने अपने पूरे क्षेत्र में किला बना रखा है, सुरक्षा करो। इसलिए उसने बोला कि बार बार हमला करोगे, लो अब मैं हर जगह से क्या कर दूंगा? सुरक्षा तैनात कर दूंगा। ठीक है, तो इसने किले के चारों तरफ एक एक दल को बैठा दिया। ठीक है, कौन कौन से दल वो रहे? आपका कार्की,
बोरा, तड़ागी और चौधरी। कहते हैं, मान्यता ये भी है कि जब सोमचंद यहाँ आया, उसके यहाँ बसने के बाद कार्की और चौधरी धड़ा भी उसके यहाँ आके बस गया। इंपॉर्टेंट लोग थे, शक्तिशाली लोग थे। तो इसने चारों तरफ से क्या कर दिया, किलाबंदी कर दी, चारों तरफ से सुरक्षात्मक उपाय अपना लिए। तो जो ये निगरानी करते थे किले की, ताकि कोई भी हमला ना कर सके, तो ये निगरानी कर रहे हैं, इनको क्या कहा जाता था, आल कहते थे। क्या कहते थे, आल। संख्या कितनी थी इनकी, 4। तो इसने नाम क्या पड़ा, चाराल। तो इसने चाराल का गठन कर दिया। अब जब भी कोई हमले की स्थिति आएगी, युद्ध करना होगा, तो महल के बीच में कोई भी ढोल नगाड़ा बजा देंगे और ये चारों के चारों धड़े आपके कहाँ जाएंगे, महल के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसने पहले तो क्या किया, अपने क्षेत्र की सुरक्षा अपनाई। दूसरा कि क्षेत्र में आपको राज करना है, तो देखिए अगर राज व्यवस्था अच्छे से अपनानी है तो शक्तियों का ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, बंटवारा कीजिए। तो इसने भी वही किया, वहां के लोगों को अधिकार देने शुरू किया। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि भैया ऊपरी स्तर पर चुनाव होते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर भी चुनाव होते हैं। उसमें क्या हो रहा है, अधिकार आप हर एक स्तर पे दे रहे हैं, उससे क्या होता है, कार्य आसान हो जाता है। दूसरा, ये भी वही काम कर रहा है, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या किया, यहां के लोगों को पद देने शुरू कर दिए, ठीक है। और 2 प्रमुख धड़े बना दिए। कौन कौन से धड़े बना देता है, एक आपका मेहरा या महर, और एक धड़ा बना देता है फर्त्याल। ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते थे, महर और फर्त्याल, ये इंपॉर्टेंट धड़े हो जाते थे। इसने क्या किया, अपना जितना भी क्षेत्र इसके पास था, जितना क्षेत्र इसके पास रहता है, उस क्षेत्र को ये 2 भागों में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। अपने पूरे क्षेत्र को, एक आपका मल्ला क्षेत्र कहलाता है और एक आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तल्ला क्षेत्र कहलाता है। तो मल्ला क्षेत्र में रहने वाले महर आपके, तल्ला क्षेत्र में रहने वाले फर्त्याल, ये इनका अपना अपना डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मल्ला में एक ही जाति के लोग हैं भाई, उस क्षेत्र में चाहे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, कोई भी है, वो आपका महर। दूसरे में जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, वो आपका क्या हो गया, फर्त्याल हो गया। अब ये 2 इतने इंपॉर्टेंट धड़े हो गए कि इनमें से क्या होगा, जो भी शक्तिशाली होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, कोई भी। और राजा खुद शामिल हो गया किसमें, महर धड़े में। और फर्त्याल में कौन शामिल हुआ करता था, राजकुमार शामिल हो। अब सम्मान भी करना बहुत जरूरी होता है। अब किसी एक को बुला के पहले उसका सम्मान किया तो दूसरा नाराज हो जाएगा कि पहला मेरा क्यों नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि जब ये बुलाता था इन धड़ों के प्रमुखों को, तो दोनों को एक साथ ही बुलाता था, दोनों हाथों से ही तिलक किया करता था इनके, ताकि दिक्कत ना पैदा हो जाए। और ये धड़े आखिर तक काम करते रहेंगे इस राजवंश में। ये इंपॉर्टेंट लोग हुए, ठीक है। इसके अलावा चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति कर दी इसने। इसके अलावा किसकी नियुक्ति कर देता है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति। चौथानी ब्राह्मण मतलब जैसे जो झियाड़ के जो जोशी लोग होते थे, उन वहां से बनते थे दीवान, ठीक है। सिमल्टिया पांडे हो गए, वो क्या होते थे आपके, राजगुरु, ठीक है। देवलिया पांडे होते थे, वो क्या होते थे आपके, पुरोहित, ठीक है। और जो मंडलिया पांडे होते थे, वो क्या होते थे आपके, कारदार। तो इस तरीके से इसने ब्राह्मणों का भी एक वर्ग बना दिया, उसको क्या कहा गया, चौथानी ब्राह्मण। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, शक्तियों का आवंटन कर रहा है, सबको मौके दे रहा है, ताकि सबको अधिकार मिलेंगे तो इसी बात है, सारे के सारे राजा के सपोर्टर हो जाएंगे। ये काम ये कर रहा है। और दूसरा, ग्रामीण स्तर पर टैक्सेस के लिए इसने क्या कर दिया, गांव गांव के स्तर पर। मेन तो ये था कि इन दोनों का ही चलता था सारी चीजें। ग्रामीण स्तर पर इसने सयाणों की नियुक्ति कर दी। किसकी नियुक्ति कर दी, ग्राम सयाणों की नियुक्ति। इनका काम क्या होगा, आपका टैक्स से रिलेटेड, टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया इनको। इसलिए कहा जाता है कि चंद वंश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसने किया। तो चंद वंश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कौन कर रहा है, आपका सोमचंद कर रहा है।
इसी ने ही चंद वंश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो समझ रहे हो, ग्रामीण स्तर पर भी प्रतिनिधित्व का मौका ये दे रहा है। तो जब इसने इतनी सारी चीज की तभी जाके ये राज्य कर पाया, संभव हो पाया इसका, क्योंकि मुश्किल होता है नए राज्य में, नए क्षेत्र में जाके अपने राज्य को स्थापित करना। इस तरीके से सोमचंद अपने आप को क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें इसने यहाँ पे की। ठीक है, अब बात यह है कि देखो, जब ये यहाँ पे आ रहा है तो पहले तो अपने राज्य को ही मजबूत कर रहा है, अपना राज्य उत्पन्न बढ़ा रहा है, लेकिन बात यह है कि आसपास अभी भी बड़ी बड़ी शक्तियां मौजूद हैं और इनके पास या इनके आसपास ही एक और बड़ी शक्ति हुआ करती थी, डोटी राज्य। डोटी राज्य का मतलब जब भी आए ध्यान में तो थोड़ा पिथौरागढ़, थोड़ा नेपाल का हिस्सा, ये आपका किसके अंतर्गत आता था, डोटी राज्य के अंतर्गत आता था। ये उस टाइम में बहुत ही मजबूत ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। अब ये अभी स्टैब्लिश हुआ, एकदम से विरोध कर देगा अपने बड़े राजा या बड़ी शक्ति से, तो जाहिर सी बात है इसको क्या होगा, इसको दमन होगा इसका, यह भी इसके साथ होना था। इसलिए इसने अभी ऐसा नहीं किया, अभी अपनी शक्ति को या अपने राज्य को स्टैब्लिश करने पे ही ज्यादा ध्यान दिया, अपने लोगों को ही एक अपने अधीन या फिर ये कह सकते कि अपने सपोर्ट में करता रहा। तो मतलब अभी इससे बड़ी शक्ति कौन सी है, डोटी है। जैसे हम अकबर के बारे में करते हैं कि बहुत बड़ा सम्राट था, तो क्या उसके टाइम पे और राजा नहीं रहे, बहुत सारे रहे, बंगाल के राजा रहे, गुजरात का रहा आपका, जो हम मान सिंह के बारे में पढ़ते हैं, ये सारे उसी के अधीन थे, तो ये भी राजा थे। लेकिन सबसे बड़ा कौन, अकबर। बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये सारे लोगों को क्या करेंगे, टैक्स देंगे अपने बड़े राजा को, उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। तो इसने भी क्या किया, डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार की। इसका मतलब ये कैसा राजा रहा आपका, मांडलिक राजा रहा। कैसा राजा, मांडलिक राजा था। किसके अधीन था ये, डोटी साम्राज्य के अधीन। मांडलिक का मतलब समझे, यानी कि ये किसको टैक्स दिया करता था, डोटी को टैक्स दिया करता था। तो इस तरीके से ये अपनी राज व्यवस्था को यहां पर क्या करता है, कायम करता है और 21 वर्षों तक शासन करता है। इसके अलावा जो एक और चीज इसके बारे में कही जाती है कि जो कुमाऊं में ऐपण कला की जो शुरुआत हुई थी वो किसके काल में होती है, सोमचंद के काल में होती है। तो ये आपके कौन थे, सोमचंद थे, 21 वर्ष शासन करते हैं। इनको चंद्रवंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। तो ये सारी चीजें यहां पर, ठीक है। इसके बाद सोमचंद की जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद जो राजा बनता है वो इनके पुत्र राजा बनते हैं और इनके पुत्र कौन रहते हैं, आत्मचंद। ठीक है, इनके पुत्र कौन रहते हैं, आत्मचंद। 721 से 740 ईस्वी तक ये राजा रहे। अब देखिए, हर राज्य के बारे में इतना ज्यादा नहीं मिलता है, बस इनके बारे में खासियत यह, और एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि सोमचंद के बाद राजा कौन बना। सोमचंद के बाद राजा कौन बना, तो सोमचंद के बाद राजा बनते हैं उनके पुत्र आत्मचंद। अब जाहिर सी बात है, सोमचंद का विवाह किससे हुआ था, कत्यूरी राजा की बेटी से, यानी कि इसका मामा कोट या नाना कोट कहाँ हुआ, कत्यूरी लोग। तो जाहिर सी बात है, जो विद्रोह होने थे वो नहीं हो पाए। कारण क्या है, एक तो पिता ने क्या कर दिया था, राज व्यवस्था को अच्छे से स्थापित कर दिया था, दूसरा कत्यूरी का सपोर्ट था। तो इसलिए जितने वर्ष ये शासन करते हैं तो कोई विरोध नहीं होता है, अपने पिता के जो राज दिया गया था इनको, उनको ये क्या कर पाए, सुरक्षित रख पाए, बस ये इतना ही कर पाए। तो इनके बारे में जो सवाल आ सकता है वो यही आ सकता है कि उनके बाद कौन राजा बने, तो आत्मचंद। तो 740 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके बाद राजा कौन बनता है आपका, पूर्णचंद। ठीक है, 18 साल ये भी शासन करते हैं आपके पूर्णचंद। आत्मचंद के बाद राजा कौन बने आपके, पूर्णचंद राजा बने। अब देखिए, पूर्णचंद के बारे में जो मिलता है वो ये मिलता है कि जो ये थे ये आपके शिकार के बहुत ज्यादा शौकीन थे। अब जाहिर सी बात है, शिकार के ज्यादा शौकीन हैं तो राजपाट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, राजपाट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। शिकार के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, जहाँ ज्यादा जानवर है। ज्यादा जानवर कहाँ मिलेंगे आपको, तराई भाबर के जंगलों में, थोड़ा बहुत क्षेत्र इनके अधीन था, तो ये अधिकतर शिकार में ही रहते थे तल्लीन। तो कहते हैं कि इन्होंने बाद में क्या किया, अपना सारा, क्योंकि इन्होंने पहले तो अधिकारियों को बोल रखा था तुम ही सारी चीज चलाओ, कि जब इनको लगा कि भैया अब ज्यादा नहीं होता मुझसे, अब थोड़ा मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में जाना चाहिए, ऐसा सोचते हैं,
तो ये सारा राजपाट अपने बेटे को सौंप देते हैं और खुद कहाँ चले जाते हैं, पूर्णागिरि माता मंदिर में चले जाते हैं। तो पूर्णागिरि माता मंदिर की सेवा में ये व्यक्ति चले गए। पूर्णागिरि मंदिर कहाँ हो गया आपका, चंपावत में। तो ये वहां चले गए और फिर क्या हो गया आपका, अपना बेटा, अपना राज्य किसको सौंप दिया, अपने पुत्र को सौंप दिया। तो इनके बाद जो राजा बना वो इनका बेटा राजा बनता है इंद्रचंद। 20 साल शासन करता है, 758 से 778 ईस्वी तक ये शासन करता है आपका। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ, चौथा राजा इंद्रचंद। कहते हैं जैसे इसका नाम था वैसे ही इसका काम था। अब इंद्र का कैरेक्टर हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, घमंडी। इंद्र के बारे में हमें यही पढ़ने देखने को मिलता है। तो ये भी क्या था, थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। कैसा राजा, खुद को इंद्र जैसा ही समझता था। अब इंद्र क्या थे, इंद्र यही थे कि कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो भैया उसको कोई वहां से मेनका जैसी सुंदरी भेज दी, तपस्या भंग कर दो उसके। ये भी ऐसा ही थे, बड़े कांटेक्ट रहते थे इनके आसपास के क्षेत्रों में। उसी कांटेक्ट से एक फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ, देखिए चाइना में जो रेशम की शुरुआत मानी जाती है, चाइना से ही मानी जाती है, चीन से मानी जाती है। तो कहते हैं कि तिब्बत का जो राजा हुआ, तिब्बत का राजा, उसकी रानी चाइना से रेशम का फॉर्मूला लेके आई। फॉर्मूला का मतलब सिंपल सा है कि भैया जो रेशम के कीड़े हैं किस पेड़ पर रहते हैं, सहतूत के पेड़ पर रहते हैं। वो फॉर्मूला वो वहां से कहाँ लेके आती है, तिब्बत लेके आती है। और उस राजा की एक और पत्नी रहती है, वो जो नेपाल की रहती है। तो जो नेपाल वाली पत्नी रहती है वो उस फॉर्मूले को लेके कहाँ जाती है, नेपाल जाती है। अब हालांकि हम जब गोरखाओं के बारे में पढ़ते हैं, उनका गोरखियाली राज जब हम पढ़ते हैं, कैसा शासन था, इधर उधर तबाही मचाओ। तो जो तबाही मचाने में ही व्यस्त है वो इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन इंद्रचंद ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, लगातार कांटेक्ट में है नेपाल वाली रानी से, बातचीत होती है, हाय हेलो मैसेज वैसेज में बात होती थी इनकी। तो नेपाल में तो कुछ इतना खास नहीं हो पाया, लेकिन ये उस रेशम के फॉर्मूले को कहाँ लेके आ गए, कुमाऊं में। कुमाऊं में कहाँ, अभी इनका क्षेत्र कहाँ है, चंपावत में। तो कहाँ आया, चंपावत में उस फॉर्मूले को लेके आ गए। यानी कि इन्होंने यहाँ पर क्या स्थापित किया होगा, रेशम के कारखाने। तो रेशम का कारखाना कौन स्थापित कर रहा है, इंद्रचंद। दूसरी चीज, हमारा राज्य में रेशम में अग्रणी है नहीं है, क्योंकि रेशम उतनी ज्यादा होता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि बड़े प्रोडक्टिविटी लेवल उसका बहुत ज्यादा हो, ये सारी चीजें नहीं। तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी लेवल क्यों नहीं है, शहतूत के पेड़ उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते होंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि भैया जो उद्योग आज तक यहाँ होता ही नहीं है, उससे संबंधित कारीगर भी यहाँ नहीं होते होंगे। भाई नॉर्मली हमारे राज्य में नारियल नहीं होते, उसमें उसकी खेती करना या उससे फल निकालना, ऐसे लोग भी नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो होता ही नहीं। अब रेशम ये बाहर से लेके आ रहा है, जाहिर सी बात है कारीगर भी नहीं होंगे। तो सूचना प्रकाशित करवा देता है, इधर उधर से क्या बुलाता है, रेशम के कारीगर बुलाता है। अब जाहिर सी बात है कि रेशम नहीं हो रहा तो शहतूत भी उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होता, तो शहतूत के पेड़ तो नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन कारखानों में शहतूत के पेड़ मंगाने शुरू कर दिए। अब जब मंगाने शुरू कर दिए तो वहां पर उसकी जो देख रेख करता था उसके लिए कारीगर बुलाए, तो कारीगर भी बाहर बाहर से यहाँ पे आए। तो जो रेशम के कारखाने में कारीगर काम किए उनको क्या कहा गया, पटुआ कहा गया। तो पटुआ कौन थे, रेशम कारखाने में काम करने वाले कारीगर। और ये कारीगर बड़े खतरनाक इंसान थे। इनका कहना था कि जब हम काम करते हैं तो काम करते करते हमें क्या है, अगर हम कोई झूठी बात बोल दें, अफवाह उड़ा दें कोई, तो रेशम इससे अच्छा होता है। झूठ फैलाओ कुछ भी। जैसे एक बार मिलता है कि जो आपके इंद्रचंद है वो हंसने लग गए, पूजा हो रही थी हंसने लग गए। लोग गए कि भैया क्यों हंस रहे थे, कि मैंने देखा कि दिल्ली में जो सम्राट है उसके दरबार में एक डांस कर रही है लड़की, और डांस करते करते वो उसके पैर के नीचे उसका कमर बंद आ गया, वो गिर गई। सब हंस रहे थे, मैं भी वहीं था, मैं भी हंस रहा था। अब सबने देखा अगर ये वहां था तो यहाँ कौन था, मतलब झूठ बोल रहा था। तो ऐसी ऐसी झूठी अफवाहें फैलाओ, उससे क्या होता है, रेशम होता है। हम मान्यता मानते हैं किसी, यहाँ ऐसी मान्यता थी, मतलब झूठ फैलाने वाली अफवाह।
तो उस झूठ फैलाने वाली अफवाह को क्या कहते थे? पटरंग वाली प्रथा कहा जाता था। तो पटरंग वाली प्रथा का संबंध किससे है आपका? ठीक है, रेशम से है, झूठ। और किस राजा से हो गया आपका? इंद्रचंद। तो ये चौथा राजा इंपॉर्टेंट हुआ। इसके बाद जितने भी राजा मिलते हैं वो उनके बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं मिलती हैं। इसके बाद जो राजा बने उसमें जिन जिन के नाम आते हैं आपके, पांचवें आपके कौन हो गए? संसार चंद। उसके बाद नाम मिलेगा आपका सुधा चंद। उसके बाद नाम मिलेगा आपका हमीर चंद। ठीक है, संसार चंद 35 साल शासन करते हैं। ठीक है, सुधा चंद 20 साल शासन करते हैं। हमीर चंद आपके कितने साल शासन करते हैं? 3 साल शासन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 8वें नंबर पे आएंगे आपके, वो आपके होंगे वीणा चंद। अब देखो, काम तो इनका भी कोई इतना खास नहीं था, बट ये किसी अन्य वजह से फेमस हो गए। कई बार आप अपने कामों से फेमस नहीं होते, किसी दूसरे के काम कारण आप क्या हो जाते हैं? फेमस हो जाते हो। वीणा चंद भी ऐसा ही था। ठीक है, तो वीणा चंद कौन से नंबर के राजा हुए आपके? 8वें नंबर के राजा हुए। तो यहां पर वीणा चंद। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर इनका कार्यकाल देखो, इनका कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ का ही इंपॉर्टेंट होता है। कार्यकाल लिखना है तो कार्यकाल भी लिख लीजिए। अब 13 साल के अपने शासनकाल में हुआ क्या कि ये वीणाचंद के बारे में कहा जाता है भोग विलासी राजा था, रणवास में ज्यादा पड़ा रहता था। काम कहाँ कर्मचारियों के अधीन सौंप रखा है, कर्मचारी भी अपने मन मर्जी से कुछ भी लूट खसूट मचा रहे हैं। तो जो खस लोग थे जिन्होंने शुरुआत में सोमचंद का विरोध किया था कि बाहर से ही व्यक्ति आया, तो वो भी तो उनको मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके टाइम पे बढ़िया मौका मिला कि राजा किसी काम का है नहीं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन विदेशियों को भगाया जाए यहाँ से। विदेश के बाहर से आए हैं लोग, तो उनको मौका मिला। ये कैसा हो गया है भैया? ये तो कैसा है? भोग विलासी है, बिजी रहता है अपने शराब स्वभाव में, रणवास में बिजी रहता है। तो फिर खसों ने क्या सोचा? इसको भगाते हैं, हराते हैं इसको। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? कत्यूरियों से बोला कि भैया चलो मौका है, भगाओ इन्हें। तो कत्यूरियों को बोला। कत्यूरियों के यहाँ अपने ही कलह कलेश चल रहे थे, क्योंकि वो भी तो विखंडित थे, टूटे हुए थे, वो अपने कलह कलेश थे। खसों ने उनसे बोला कि भैया चलो मौका है, जाके क्या करते हैं? अटैक करते हैं, भगाते हैं इन लोगों को। तो कत्यूरी ने सीधा सीधा जवाब दिया कि देखो भैया, हमने अपने दामाद को जमीन दान में दे दी थी, तो और हमने जो दान में दी हुई जमीन है वो हमें वापस चाहिए नहीं। तुम्हें चाहिए तो तुम बल के प्रयोग पे लेना चाहते तो ले लो, तुम कर लो अटैक। तो कत्यूरी ने साथ नहीं दिया, लेकिन जो खस थे, खसों ने विरोध किया। यानी कि इसके टाइम पे किसने आक्रमण किया? खसों ने। और यहां से खसों का शासन शुरू हो गया। यानी कि ये जितने लोग थे ये भाग गए, और खसों का जो शासन चला लगभग 200 साल। कहा जाता है कि खसों का बहुत बड़ा साम्राज्य रहा, आपका नेपाल से लेके आपका पूरा कश्मीर कांगड़ा वाला इलाका, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इनका क्या रहा? राज रहा। तो यानी कि वीणाचंद के बाद 200 साल किसका शासन रहता है? खसों का शासन रहता है। ठीक है, और खसों ने जिसके नेतृत्व में अटैक किया था उसका नाम याद रखना, बीजड़। यानी कि देखो, इन खसों के 15 शासकों के बारे में हमें पता चलता है, लेकिन जानकारियां नहीं मिलती। 15 शासक में जो पहला, यानी कि जब खसों ने विरोध किया होगा या आक्रमण किया होगा तो किसके नेतृत्व में किया? बीजड़। बीजड़ यानी कि इनका क्या है? आपका पहला शासक हो गया। और हम अंतिम शासक जो पढ़ेंगे वो है आपका कौन? सोपाल। तो इन 200 सालों के जो टाइम पीरियड रहा, इन 200 सालों में इन खसों ने क्या किया? जितना लूटना था लूटा। वो चौथानी ब्राह्मण हुए, चाराल हुए, सबको भगा दिया। महर फर्तियार इनकी कोई पूछ नहीं रही। खसों का ही इतना दौर चलता रहा, जिससे जनता परेशान हो जाती। क्या करें अब, इनको क्या किया जाए? तो तब होता क्या है कि एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम रहता है सोन खड़ायन। क्या नाम रहता है? सोन खड़ायन या फिर सोन कठायत। ठीक है, खड़ायन लिखो या कठायत लिखो, दोनों चलेंगे आपके।
ये अपनी सेना तैयार करता है और ये लेता है खसों से लोहा, यानी खसों से के खिलाफ विरोध कर देता है और खसों को पराजित कर देता है। इसने खसों को पराजित कर दिया। अब इन्होंने देखा कि भैया जितने भी यहाँ पर लोग हुए उन सारे लोगों ने उन सारे लोग को जो मौका या आगे बढ़ने का जो मौका मिला था वो किसके वजह से मिला था? चंदों के वजह से। यानी कि चंद ही यहाँ पर ठीक थे, ये बाकी लोग बेकार हैं। तब उन्होंने भाई 200 सालों में कोई चंद मिलेगा भी? ये चंद तो तराई भाबर में भाग गए थे। तब ढूंढ शुरू होती है, कोई चंद तो मिले। तब जो संसार चंद था उसके ही परिवार का एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम रहता है वीरचंद। यानी कि इस वंश का कौन से नंबर का शासक हुआ? 9वें नंबर का। 8वें नंबर का आपका कौन हो गया? वीरचंद हो गया। 9वें नंबर का कौन हो गया आपका? वीरचंद हो गया। ठीक है। कब? 1065 से 1085 तक कौन रहा आपका? वीरचंद, 9वां शासक। यानी कि खसों को परास्त करके पुनः चंद वंश की नींव किसने डाली? वीरचंद ने। जिसमें इसकी मदद कौन कर रहा है? सोन खड़ायन, यानी कि इसका सेनापति सोन खड़ायन या सोन कठायत। हम आगे इसके कठायत के बारे में भी पढ़ लेंगे, तभी याद रहेगा कि अब जाहिर सी बात है कि भाई इसको अगर बुलाया जा रहा है, फिर से चंद वंश की नींव डाल रहे हैं। चंद वंश कहां पर स्थापित था? पहले चंपावत में था। कौन सा किला था इनका? राजमुंगा। यानी कि राजमुंगा किले में इसको बुलाया जाता है, फिर से इसका राज्याभिषेक किया जाता है। किस किले में? राजमुंगा किले में इसका राज्याभिषेक कर दिया। किसने मदद की खसों को हराने में? सोन खड़ायन ने। किसको हराया? सोपाल को हराया। इस तरीके से अपनी चंद्रवंश की नींव दोबारा रखता है। तो ये थोड़ा सा क्या रहा आपका? इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है। इसके बाद के जो शासक हैं उनके बारे में भी कुछ खास नहीं मिलता है। अब सीधा हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आपके 17वें शासक। और 17वां शासक कौन हुआ आपका? नानकी चंद। 1175 से लेके 1195। 1175 से लेके 1195 नानकी चंद का क्या रहा? कार्यकाल रहा। अब जो ये नानकी चंद थे ये क्यों इंपॉर्टेंट हुए? ये अपने कार्यों के कारण इंपॉर्टेंट नहीं हुए, ये भी दूसरे के कार्य के कारण क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखो जो इसका टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हम एक सन पढ़ते हैं 1191 का। और 1191 में किसी व्यक्ति ने यहाँ पे आक्रमण किया था जिसका उल्लेख हमें गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिल रहा है। उस व्यक्ति का नाम क्या रहता है? अशोक चल। तो अशोक चल। अब देखो अभी चंदवंश इतना विस्तारित नहीं है जितना बाद में होगा। अभी वो सिर्फ चंपावत के कुछ क्षेत्र में है। यहाँ पे अभी कत्यूरी भी हैं। ठीक है। आपके थोड़ा कौन हो गए? आपके परमार लोग भी हो गए। सारे लोग यहाँ पर हैं। तो जब अशोक चल का आक्रमण हुआ उत्तराखंड पे, तो उस टाइम पे चंद वंश का शासक कौन रहा? नानकी चंद था। तो अशोक चल का आक्रमण कब हो रहा है? 1191 में। जानकारी कहां से मिल रही है? गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से मिल रही है। और उसी गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में इसका कुल भी बताया गया है। किस कुल से था आपका? बैरात कुल से था।